दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी रेलवे मैन। यह है बर्मा रेलवे ट्रैक जिसकी दूरी लगभग 415 किलोमीटर है। इसे डेथ रेलवे भी कहा जाता है। इस रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन 1942 से 1943 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसका निर्माण जापान द्वारा उन सोल्जर्स से करवाया गया था और इस ट्रैक को बनाने में उन्हीं बिजनेस का इस्तेमाल किया गया था। इस रेलवे का निर्माण करने में लगभग 90,000 सिविलियन लेबर और 13,000 एलाइड बिजनेस की मौत हो गई थी, क्योंकि उन्हें दिन रात भूखे पेट काम करवाया जाता था और उन्हें बेरहमी के साथ टॉर्चर किया जाता था। कुछ लोग कुपोषण या कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही दम तोड़ देते थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो, इन सोल्जर्स के शरीर में सिर्फ हड्डियां मात्र ही दिख रही हैं। इस ट्रैक को बेल्ट हैंड टूल्स और मसाला पावर की मदद से किया गया था। इसमें किसी भी तरह के मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। यह फिल्म उसी सच्ची घटना पर आधारित है। साल है 1980। हम इंग्लैंड के वेटरन्स क्लब का दृश्य देखते हैं। वेटरन्स क्लब वह होता है जहां जंग से लौटे हुए पुराने सिपाही वक्त बिताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को भी खत्म हुए 30 सालों का वक्त बीत चुका है। वहां हम एक शख्स को बैठा हुआ देखते हैं। उसका नाम एरिक है। एरिक सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश ऑफिसर रह चुका है। वहां उसका दोस्त भी मिलने आता है जो जंग में उसके साथ था। एरिक को रेलवे से काफी लगाव है। वह एक मोटी सी किताब लेकर बैठा है और सभी ट्रेनों के टाइम टेबल को देख रहा है। उसे जाना भी कहीं नहीं होता, पर वह ट्रेन में बैठ जाता है और फिर आकर उसी स्टेशन पर उतर जाता। यह एरिक के डेली रूटीन में था। एक दिन इसी तरह से ट्रेन में सफर करते वक्त उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उसका नाम पैट्रिसिया था। वो उसकी बातों को काफी पसंद करती है और वे दोनों में काफी बातें होती हैं। फिर एरिक अपने स्टॉप पर उतर जाता है, पर उसे अब भी उसी महिला का ख्याल आ रहा था, क्योंकि जंग से आने के बाद उसने शादी भी नहीं की थी। तब से वो अकेला ही है। पैट्रिसिया से कि उसकी मुलाकात फिर हो जाए, क्योंकि एरिक को ट्रेनों की अच्छी जानकारी थी और वह अपना अधिकतर समय रेलवे में ही बिताता था। वहां वह पैट्रिसिया को ट्रेन से उतरता देखता है। वह भी एरिक को वहां देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसे एरिक से वहां मिलना इत्तेफाक लगता है। वह भी उसे पसंद करने लगी थी। उसे अपने घर लंच के लिए इनवाइट करती है। पैट्रिसिया ने भी 20 सालों तक नर्स का काम किया है और अब तक शादी नहीं की है, पर अब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों अपना काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शाम को हम देखते हैं कि एरिक अचानक उठ जाता है। वह देखता है कि उसके कमरे में एक जापानी सोल्जर खड़ा है। फिर उसे प्रिजन कैंप में ले जाया जाता है, जहां और भी सोल्जर्स थे। सोल्जर्स उसे पकड़ के एक रूम के भीतर ले जाने लगते हैं। एरिक रोने लगता है कि उसे उस रूम में नहीं जाना है। जंग खत्म हो चुकी है। वह जबरदस्ती उसे रूम में लेकर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एरिक अभी भी अपने होटल के कमरे में ही है और नीचे जमीन पर गिरा हुआ जोर जोर से रो रहा है। यह जो घटना थी, यह सिर्फ एरिक के दिमाग में चल रही थी। जंग से आने के बाद वह एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है। जंग में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह अब तक नहीं भुला पाया था और न उसने किसी से कुछ बताया है। वहाँ पैट्रिसिया आती है। उसे इस तरह से रोता देख वह काफी दुखी हो जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि एरिक के ऐसा करने की वजह क्या है। मिलकर कई लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। कई इंसान ऐसे हैं जिनके शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं और उन्हें वहां अलग अलग तरह से सजा दी जा रही है। वह सभी स्केचेस काफी खौफनाक हैं। एक दिन एरिक के घर बिल रिकवरी ऑफिसर आता है। उसने कुछ वक्त से बिल पेमेंट्स नहीं किया था। पैट्रिसिया उसे ऑफिसर से बात कर रही थी, पर वह ऑफिसर उससे काफी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। एरिक कमरे में बैठा यह सुन रहा था। अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वह खंजर उठाकर उस शख्स को मारने चला जाता है, पर सब उसे पकड़ लेते हैं। पैट्रिसिया काफी डर जाती है। वह फिर से उससे सवाल करती है, पर एरिक कोई जवाब नहीं देता है। शायद उसके सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएं। पैट्रिसिया काफी भावुक हो जाती है। वह बताती है, मैंने 20 सालों तक नर्स का काम किया है। बहुत से लोगों को कष्ट पीड़ा में देखा है, पर आज से पहले मैंने किसी इंसान को इस तरह से तड़पते नहीं देखा है। यह कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई थीं। एरिक बताता है, लोग जंग में किस हालात से गुजरे हैं, शायद यह किसी का समझ पाना मुश्किल है।
जंग बीत जाता है पर उसके घाव सदियों तक बने रहते हैं। उसे किसी भी कीमत पर सच जानना है। वह एरिक को इस तरह से तड़पता नहीं देख सकती और वह वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर एरिक उसे बताना शुरू करता है। जंग से लौटने के बाद एरिक ट्रॉमा से उबर नहीं पा रहा था तो उसने कॉलोनियल सर्विस ज्वाइन कर लिया और डैम बिल्ड करने अफ्रीका चला गया। जब वह अफ्रीका से वापस आया तो यहाँ आकर घंटे अकेले बैठा रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था और रोज यहाँ से वहाँ सफर करता था। वह ट्रेन के जरिए ही पैट्रिसिया से भी मिला था। उसकी जिंदगी में ट्रेन की एक मुख्य भूमिका है। वहाँ से फिल्म पास्ट में चली जाती है। साल है 1942, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। हम सिंगापुर का दृश्य देखते हैं। उस वक्त वह ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था, पर एक्सिस पावर जापान, जो कि उस वक्त काफी पावरफुल था, इंग्लैंड से युद्ध करके सिंगापुर पर अपना झंडा फहरा देते हैं। लगभग 7 दिनों के भीतर ही ब्रिटिश एम्पायर ने अपने घुटने टेक दिए। इस घटना को हम फॉल ऑफ सिंगापुर के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम एरिक को भी देखते हैं, जो एक रॉयल सिग्नल्स ऑफिसर है, और उसके साथ उसका साथी सोल्जर्स को ट्रेन में भर दिया जाता है और वहां से 3 दिनों के लंबे सफर के बाद उन्हें म्यांमार थाईलैंड उतार दिया जाता है, जहां जापानीज मिलिट्री पुलिस द्वारा लेबर कैंप चलाया जाता था। रात को देखते हैं, वहां बर्मा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। कई मजदूर लगे हैं। कई लोग कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सोल्जर्स उन्हें काफी मारते हैं। यह देख एरिक और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं। एरिक और उसके दोस्त इंजीनियर थे, तो जापानीज उन्हें रेलवे इंजन बनाने का काम सौंप देते हैं। एरिक कहता है, मैं इन जापानीज के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं फाइट करूंगा। हमें यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, पर सभी को पता था यहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। एरिक के पास एक रेलवे मैप था जो उसने ट्रेन में बैठे हुए एक पेपर पर बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि जापानीज ने उन्हें किस जगह रखा है। पर वह अपने अनुमान से पता लगा लेते हैं कि वह इस वक्त थाईलैंड में है और यहाँ थाई से बर्मा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। बहुत पहले ब्रिटिशर्स के दिमाग में इस रेलवे ट्रैक को बनाने का ख्याल आया था, पर जब उन्होंने देखा कि इसमें बहुत खतरा है और इसे बनाने में काफी वक्त और काफी लोगों की जान जाएगी, तो इसे बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। आज जापान उसी रेलवे ट्रैक को बना रहा था जिसका रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता है और इसे बनाने में कई लोगों की जान जाएगी। सभी यह बात सुनकर काफी डर जाते हैं। सुबह वह सब मिलकर एक रेडियो रिसीवर बनाने का प्लान करते हैं ताकि वह बाहर होने वाले युद्ध की खबरों को जान सकें। रेडियो बिल्ड करने के लिए उन्हें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी। वह किसी तरह से जापानी इसकी नजरों से छुपा के रेडियो रिसीवर बना लेते हैं और वह देखते हैं वह काम कर रहा था। एरिक और उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। उसे रेडियो को बनाने का मकसद इतना था कि अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना चाहता था ताकि लोगों में एक उम्मीद बनी रहे। रेडियो के जरिए पता चलता है कि रशियन जर्मनी को जंग में मात देते जा रहे हैं। यह सुन वह सब काफी खुश होते हैं और यह बात कानों कान लेबर कैंप में फैल जाती है, जिससे लोगों के भीतर एक उम्मीद की लहर जाग जाती है। जापानीज मिलिट्री को इस बात का पता चल जाता है। एरिक को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। एक सोल्जर उसे रेडियो रिसीवर को लेकर टेबल पर रखता है। उसे पता चल जाता है कि इस काम में एरिक और उसके साथी शामिल हैं। उन सबको सामने खड़ा किया जाता है। एक सोल्जर उनके एक साथी को बुरी तरह से मारता है, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। यह देख एरिक सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है ताकि उसके बाकी 2 दोस्तों की जान बच जाए। वहाँ एक और जापानीज ऑफिसर था, उसका नाम तकाशी है। वहाँ सिर्फ उसे ही इंग्लिश आती थी। एक तरह से वह ट्रांसलेटर का भी काम करता है। उसके बाद वह एरिक को बुरी तरह से मारकर जख्मी कर देते हैं। सोल्जर ने एरिक को मारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वहाँ आसपास सभी ब्रिटिश नज़ारे को देख काफी भावुक हो जाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। शाम तक तकाशी टेंट में आता है। वह एरिक को बताता है बहुत जल्दी उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। बस वह यह जानना चाहता है कि उसने वह रेडियो रिसीवर क्यों बनाया था। वह अपने साथ गाड़ी से बांधकर लेकर चला जाता है। 2 हफ्ते बाद वह एरिक को फिर वहीं लेकर आते हैं। एरिक के दोस्त उसे देख काफी दुखी हो जाते हैं, पर उसने किसी से कुछ नहीं बताया कि उसके साथ 2 हफ्तों तक क्या हुआ। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इस घटना के बारे में जानकर पैट्रिसिया की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है शायद उसे प्यार की जरूरत है और तुम्हारे साथ की।
पर अब भी वह बात एक पहेली ही थी कि उन 2 हफ्तों के दौरान एरिक के साथ क्या हुआ था, और यह राज भी सिर्फ एरिक को पता था। वहाँ से वह घर आ जाती है और वह हर कोशिश करती है जिससे एरिक अपने पुराने दिनों को भूल जाए, पर वह यादें अब की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। शायद वह उन्हें चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा था। इस बात से पैट्रिसिया भी काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन फिनले उसे मिलने के लिए बुलाता है। वह अखबार में छपी हुई कैंप ऑफिसर की तस्वीर दिखाता है। वह ऑफिसर तकाशी था जो जापानीज के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था। यह वही ऑफिसर था जो ब्रिटिश सोल्जर्स को कैंप में टॉर्चर करते थे। फिनले कहता है एरिक को यह बात जानने का पूरा हक है कि उसका दोषी अभी जिंदा है, पर वह यह काम पैट्रिसिया पर छोड़ता है। वह चाहे तो एरिक को इस बारे में बताएं या ना बताएं, पर पैट्रिसिया को लगता है कि एरिक को इस बारे में जानने का पूरा हक है। शायद इसी तरह से उसे इंसाफ मिल सकता है। पैट्रिसिया कहती है कि वह यह बात एरिक को खुद जाकर बताएं। फिनले दूसरे दिन उसके घर आता है। वह एरिक को बताता है तकाशी जिंदा है और वह थाईलैंड में टूरिस्ट गाइड का काम करता है, पर एरिक दिखाता है जैसे इसमें उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब वह एक हस्बैंड है और वह इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। फिनले ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। एरिक ट्रॉमा से गुजर रहा था। वह जंग के उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल रहा था। यह खबर सुन पैट्रिसिया काफी दुखी हो जाती है, पर एरिक को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे भीतर से फिनले के जाने का दुख था और वह जाहिर नहीं कर पा रहा था। यह देख पैट्रिसिया काफी दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जंग के कितने गहरे घाव हैं, जो भरने का नाम नहीं ले रहे बल्कि वक्त के साथ और ताजा होते चले जा रहे हैं। एक दिन एरिक अकेले थाईलैंड निकल जाता है। स्टेशन पर उतरते ही मानो सभी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। वह उस जगह आता है जहां बर्मा रेलवे की याद में मजदूरों के स्टैचू बनाए हुए थे। एरिक अपने साथ एक खंजर ले आया था। अगर तकाशी उसे दिख गया तो वह उसे वहीं मार देगा। दूसरे दिन वह सुबह एक बुद्ध मंदिर के पास जाता है। उसी मंदिर के भीतर टूरिस्ट को गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, वह एक टूरिस्ट गाइड है। फिर वह उन्हें कैंप ले जाता है जहां वह जंग के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉर्चर करते थे। वह जगह अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। एरिक भी दूर से उसे देख रहा था। उसे तकाशी को देख उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। थोड़ी देर बाद टूरिस्ट वहां से चले जाते हैं। एरिक भीतर आता है। तकाशी उसी कैंप में रहता था। वहां वह भीतर देखता है कुछ जापानी सोल्जर्स की तस्वीर लगी है जिन्हें जापान की तरफ से वॉर हीरोज की उपाधि दी गई थी। वहां तकाशी आ जाता है, पर वह एरिक को पहचान नहीं पाता। उसे दिमाग पर जोर डालने के लिए कहता है। तकाशी उसे पहचान जाता है, पर वह अपने किए पर शर्मिंदा भी था। अब वह पहले वाला तकाशी नहीं रहा। वह पूरी तरह से बदल चुका है, जो अपनी सारी गलतियों को दिल से स्वीकार कर रहा था। पर एरिक वहां एक बदले की भावना से आया था। वह किसी तरह से बस उसकी जान लेना चाहता था। यह वही जगह थी जहां एरिक को 2 हफ्तों तक रखा गया था। कहानी पास्ट में चली जाती है जब एरिक को प्रिजन कैंप लाया गया था। वहां तकाशी उससे सवाल कर रहा था कि वह रेडियो रिसीवर से क्या करने वाला था। क्या वह कोई जासूस है? पर एरिक बताता है वह बस एक रेडियो रिसीवर था। उसे किसी को खबर नहीं भेजी जा सकती और उसे बनाने का मकसद बस अपने सोल्जर्स के मनोबल को बढ़ाना था। पर तकाशी उसकी बातें सुनने को राजी नहीं था। हम देखते हैं वहां लोगों को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग तरीके इजाद किए गए थे। बुरी तरह से पीटना, पूरी डिप्रिवेशन यानी कई दिनों तक भूखे एक पिंजरे में कैद करके रखना, और वाटर बोर्डिंग जिसमें मुंह के भीतर पानी की पाइप डालकर सांस को रोक देना। वहां इंसान ना पूरी तरह से जिंदा था ना पूरा मरा हुआ। वह इसी तरह उसे टॉर्चर करते और एक ही सवाल करते हैं कि उसने रेडियो क्यों बनाया। पर एरिक भी उनका जवाब दे देकर थक गया था। वह बस एरिक को बुरी तरह से टॉर्चर करना चाहते थे। वह दर्द में चिल्लाता, पर वहां कोई नहीं था उसकी आवाज सुनने वाला। 2 हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। युद्ध खत्म होने के बाद 12 सितंबर 1945 को ब्रिटिश आर्मी आकर एरिक और उसके साथियों को बचा लेते हैं और सिंगापुर को फिर से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहां तकाशी ब्रिटिश ऑफिसर को बताता है कि वह एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। इस तरह से तकाशी सजा से बच जाता है। वहां कई दिनों तक बस जमीन खोदकर ब्रिटिश सोल्जर्स की बॉडीज निकाली जा रही थी, जिन्हें मरने के बाद जापानीज सोल्जर्स ने वही दफना दिया था।
अब सिर्फ हड्डियां ही बची थी। किसी के पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यह सारी बातें बताते वक्त तकाशी काफी भावुक हो गया था। जितनी भी हत्याएं उसके कार्यकाल में हुई थी वह सब उसे याद है। वह भी कई रातों से सो नहीं पाया है, पर उसके लिए एरिक का गुस्सा उतना ही था। वह उसका हाथ तोड़ने जाता है। तकाशी भी अपना हाथ आगे कर देता है। अगर उसका हाथ तोड़कर ही उसके दिल को सुकून मिल जाता हो तो यही सही, पर एरिक ऐसा नहीं कर पाता। वह तकाशी को लेकर बाहर आ जाता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वह उसे रूम में चला जाता है जहां उसे वाटर बोर्डिंग के जरिए टॉर्चर किया जाता था। उसे याद कर वह रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर आकर तकाशी के पास बैठ जाता है। एरिक बताता है, तुमने हमारे साथ जो भी किया मैंने आज तक किसी से नहीं बताया क्योंकि शायद कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। तकाशी कहता है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंग इस तरह का घातक रूप ले लेगा जहां लोग इंसान और जानवरों में फर्क करना भूल जाएंगे। फिर फिनले के बारे में बताता है जो उसके साथ यहाँ कैदी था। फिनले कहता था कि मैं तुम्हें मार के इस दर्द को खत्म कर दूं। तो तकाशी कहता है, इसमें देर किस बात की है, खत्म कर दो मुझे। शायद मैं इन्हीं गुनाहों का भुगतान करने के लिए अब तक जिंदा हूँ। तकाशी को आजाद कर देता है क्योंकि उसने देखा जंग ने तो भीतर से दोनों को मार दिया है। अब मरने जैसा कुछ नहीं बचा है। शायद उसे मार के भी उसका दर्द खत्म नहीं होता। जाते वक्त वह अपने खंजर को नदी में फेंक देता है और वापस ब्रिटेन आ जाता है। पैट्रिसिया दरवाजा खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। वह उसे गले लगाता है। शायद तकाशी से मिलकर उसका घाव काफी हद तक भर गया था, पर वह अभी अपने दोस्त फिनले को याद कर रहा है। कुछ दिनों बाद एरिक को एक लेटर मिलता है। वह लेटर तकाशी ने भेजा था। उसमें वह अपनी सारी गलतियों को कन्फेस करता है कि उसकी आर्मी ने उन्हें काफी बुरी तरह से ट्रीट किया। उसके लिए वह काफी शर्मिंदा है। जंग को बीते काफी वक्त हो चुका है, पर मेरे लिए यह पीड़ा का समय है जिससे मैं कभी नहीं उभर पाऊंगा। वह बताता है कि वह एरिक का चेहरा नहीं भूल पा रहा है और ना भूल पाएगा, और बताता है कि मुझे थाईलैंड वापस जाना होगा और इस बार मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरे दिन वह दोनों थाईलैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ तकाशी को खड़ा देखते हैं। एरिक उसके पास जाता है। वह जापानी तरीके से उसे झुककर सम्मान देता है और उससे माफी मांगता है। एरिक उसे अपना लिखा हुआ लेटर देता है जिसे पढ़कर तकाशी रोने लगता है। एरिक ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि वह तकाशी के दर्द को भीतर से समझ पा रहा था। दोनों गले लग जाते हैं। यह देख पैट्रिसिया भी अपने आंसुओं को बहाने से नहीं रोक पाती और फिल्म इसी खूबसूरत दृश्य के साथ खत्म हो जाती है।